हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज के साथ हम आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, ये वीडियोस आपके लिए देखना सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये सभी क्वेश्चंस ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, बल्कि इसलिए देखना भी ज़रूरी है कि आपको हर क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस को भी पूरे तरीके से समझाया जाता है। एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार कराए जाते हैं, यानी कि हर ऑप्शन से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है उस टॉपिक से और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सभी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे वीडियो में आपको MCQ क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत ही मल्टीपर्पज़ वीडियो है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होती हैं हमारी वीडियोस। तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी ओल्ड वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देखें, और न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन जैसे ही आपको मिलता है तो आप एक बार क्लिक करके खाली टाइम में ज़रूर देखें। आई एश्योर यू फ्रेंड्स की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी और आप आगे भी देखना पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि हाउ मेनी टाइम आउट्स आर अलाउड टू अ टीम इन अ हैंडबॉल मैच, यानी कि हैंडबॉल मैच में एक टीम को कितने समय के लिए टाइम आउट की अनुमति जो है दी जाती है। तो बताइए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर कि खेल के प्रत्येक आधे हिस्से में एक टाइम आउट दिया जाता है, यानी कि 1 टाइम आउट इज गिवन इन ईच हाफ ऑफ प्ले। यस फ्रेंड्स, 60 सेकेंड्स का जो टाइम आउट होता है 160 सेकेंड्स टाइम आउट पर हाफ पर टीम इज अलाउड, यानी कि एक 60 सेकेंड का टाइम आउट हर प्रत्येक हाफ में प्रत्येक टीम को दिया जाता है। और हैंडबॉल एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चन सिंगल एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल सकते हैं आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि जो लंबाई और चौड़ाई होती है मैदान की वो कितनी होती है, 40 मीटर इंटू 20 मीटर का इसका जो है मैदान होता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है हैंडबॉल से रिलेटेड कि अंदरूनी गोल रेखा से गोल पोस्ट की दूरी कितनी होती है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन गोल पोस्ट टू गोल एरिया तो कितनी होती है। देखिए 6 मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन गोल पोस्ट टू फ्री थ्रो लाइन, यानी कि गोल पोस्ट से फ्री थ्रो लाइन की दूरी कितनी होती है, तो 3 मीटर होती है। और एक और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि पेनाल्टी मार्क की डिस्टेंस कितनी होती है, पेनाल्टी मार्क कितनी दूरी पे लगाया जाता है, तो 7 मीटर इज करेक्ट आंसर। और गोल पोस्ट की लंबाई एवं चौड़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी ही चाहिए। तो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो 3 मीटर होती है और जो इसकी ऊंचाई होती है वो 2 मीटर होती है। तो 3 मीटर इंटू 2 मीटर ये गोल पोस्ट से रिलेटेड मेजरमेंट है। और टीम में 14 टोटल प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से 7 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं, यानी कि 6 कोर्ट प्लेयर प्लस 1 जो है गोल कीपर को इंक्लूड किया जाए तो 7 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट, यानी कि 14 प्लेयर्स होते हैं हैंडबॉल की टीम में, एक टीम में। तो आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और देखिए बहुत ही अच्छे 2 लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपको दिख रहे हैं। जेनु वेलगम और जेनु वेरम से रिलेटेड है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको इनके बारे में डिटेल से नहीं पता है तो आज हम आपको इन दोनों को अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। तो देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कि जेनु वेलगम इज ऑल्सो रिफर्ड एज, यानी जेनु वेलगम को भी कहा जाता है। तो जेनु वेलगम को क्या कहा जाता है, सबसे पहले देखिए करेक्ट आंसर क्या है, नॉक नीज। नॉक नीज का मतलब होता है कि घुटनों का आपस में टकराना, यानी कि इसमें देखिए क्या होता है कि अंदर की तरफ घुटने जाते हैं। कैसे क्या हो जाता है, इसमें घुटने जो होते हैं अंदर की तरफ जाते हैं, यानी कि नीज नॉक और रब टुगेदर व्हाइल वॉकिंग और स्टैंडिंग एंड फीट एंड एंकल्स आर फार अपार्ट देन नॉर्मल। यानी आपको बता दें कि जो खड़े होते समय या चलते समय जो नीज होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं या रब करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम को बोला जाता है नॉक नी। नॉक का मतलब होता है टकराना और नी का मतलब घुटनों का आपस में टकराना। तो दोस्तों बता दें आपको कि इसमें सावधान की स्थिति में घुटने अंदर की तरफ आ जाते हैं तथा आपस में टकराते हैं। और कैसी स्थिति बनती है, अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स की आकृति दिखाई देती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड यानी कि जेनु वेलगम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
जो एक विकृति होती है वो किसी दूसरी विकृति के होने का कारण बनती है, तो ऐसा कौन सा है जिसमें ऐसी संभावना बनती है? तो आपको बता दें कि जिन इंडिविजुअल्स में यह विकृति पाई जाती है, यानी कि जेनु वेलगम की डिफॉर्मिटी पाई जाती है, उनमें फ्लैट फुट नामक विकृति के होने की संभावना भी रहती है। तो एक ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे तैयार हो गया दोस्तों, ठीक है। फ्लैट फुट होने की संभावना जेनु वेलगम वाले इंडिविजुअल्स में होती है। और देखिए इसके ऑप्शन में एक और चीज दी हुई है यहाँ पे, वो है बो लेग, यानी कि धनुष के आकार की टांगे, या बो लेग यानी जिसे जेनु वेरम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं जो कि बो लेग से रिलेटेड है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि जेनु वेरम को और क्या कहा जाता है। तो जेनु वेरम का जो दूसरा नाम है वो है बो लेग। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? बो लेग, यानी कि धनुष के समान या कमान के समान आकृति बनती है। बाहर की तरफ घुटनों का आना जो है वो क्या कहलाता है? आउटवर्ड बोइंग ऑफ द लेग, यानी कि बाहर की तरफ घुटनों का आना जो है वो क्या कहलाता है? बो लेग। इस विकृति में दोनों पैर धनुष या कमान जैसी आकृति बनाते हैं और इसमें दोनों घुटने बाहर दाएं व बाएं की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन की कमी के कारण कम उम्र के बच्चों में ये ज़्यादातर ये समस्या जो है वो पाई जाती है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी से रिलेटेड हर एक टर्म आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लार्डोसिस, नॉकनी, बो लेग, ये तो हमने आपको बता ही दिया। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस पोस्चरल डिफॉर्मिटी टॉपिक से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो देखिए आपको आगे वाले क्वेश्चंस में हम बाकी जो डिफॉर्मिटी होती है उनके बारे में भी जरूर बताएंगे, पर एक और टर्म यहाँ पे छूट रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राउंड शोल्डर, तो क्या हो जाएगा? देखिए राउंड शोल्डर का मतलब शोल्डर्स अपीयर राउंड एंड अ स्लाइड फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ बैक, ये जो होता है इसे कहते हैं राउंड शोल्डर, यानी कि शोल्डर्स जो होते हैं वो राउंड दिखाई देते हैं और जो इसकी वजह से जो पीठ होती है वो एक तरफ झुक जाती है आगे की तरफ, तो इसे क्या कहते हैं? राउंड शोल्डर कहते हैं। ओके, मूव करते हैं हम टूर्नामेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नॉकआउट टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा। प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि नॉक आउट का मतलब होता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट, और एलिमिनेशन का मतलब होता है कि टूर्नामेंट में एक बार जो टीम पराजित हो जाती है उसे तत्काल प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है, उसे खेलने का दोबारा अवसर नहीं मिलता और इसीलिए इसे नॉक आउट टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है। तो टाइम और इकोनॉमिक पर्पज से तो ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो विजयी टीम होती है या जो जीतती हुई टीम होती है सिर्फ वही आगे जा पाती है, और जो टीम हारती चली जाती है वो प्रतियोगिता से बाहर होती चली जाती है और जो है जल्दी जो है इसका परिणाम घोषित हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, लिमिटेशन ये है कि प्रत्येक टीम को अन्य टीमों के साथ अपनी प्रदर्शन क्षमता को दिखाने का मौका यहाँ पे नहीं मिलता। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आज तक पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो देखिए बैगनॉल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से किसे जाना जाता है? तो बैगनॉल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट का ही एक प्रकार है। इसके अलावा कंसोलेशन टूर्नामेंट किसे कहते हैं? तो नॉकआउट टूर्नामेंट को ही कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से किस टूर्नामेंट को जाना जाता है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट को ही सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। और ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट या सिंगल पेनिट्रेशन टूर्नामेंट या सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट को जाना जाता है। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करते हुए चलना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन हर एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, यूपी टीजीटी 2021 पीजीटी सभी में पूछा गया था कि नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा? तो आपको बताना है कि मैचों की संख्या जो निकालने का फॉर्मूला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट में वो क्या होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है और एथलेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी 2021 के टीजीटी और पीजीटी दोनों ही एग्जाम्स में मोर देन 10 क्वेश्चंस आपको एथलेटिक्स से देखने के लिए मिले थे। तो एथलेटिक्स टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपके लिए
इस पे जल्दी ही वीडियो बनाने वाले हैं, सेपरेट वीडियो, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, कि एक मानक एथलेटिक ट्रैक की लंबाई जो 400 मीटर लंबाई होती है और चौड़ाई आपको पता है, चौड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनता है कि 1.22 मीटर से 1.25 मीटर जो है एक मानक लेन की चौड़ाई होती है दोस्तों। तो ऐसे ट्रैक में कितनी लेन होती हैं आपको ये बताना है, जिनकी एक मानक एथलेटिक ट्रैक में जो लेन की संख्या होती है वो कितनी होती है। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, 8 लेन्स पाई जाती हैं और जो ट्रैक होता है वो उत्तर दक्षिण दिशा में बनता है और ट्रैक में जो दौड़ें होती हैं आयोजित की जाती हैं, यानी कि जो ट्रैक इवेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट जो रेसेस या जो दौड़ें होती हैं तो वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्टैगर का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों आपको पता है कि 8 लेन होती हैं और 8 लेनों पे जो स्टैगर की डिस्टेंस होती है वो अलग होती है, यानी कि अलग अलग दूरी पे जो है 8 स्टैगर रखे जाते हैं। तो आपको स्टैगर किस तरह से निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैगर डिस्टेंस ऑफ अ लेन। तो जो ये फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता देते हैं, WN-1 ओके माइनस 0.10 और 2 पाई यहाँ पे होता है, ठीक है, 2 पाई। ये जो फॉर्मूला है ये बॉर्डर्ड ट्रैक के लिए हमने आपको यहाँ पे स्टैगर निकालने का फॉर्मूला बता दिया है, WN-1 माइनस 0.10 2 पाई। और अगर नॉन बॉर्डर ट्रैक की बात की जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा WN-1 2 पाई। ये नॉन बॉर्डर ट्रैक के लिए फॉर्मूला होगा, जहाँ पे W जो है वो चौड़ाई होती है लेन की, N नंबर ऑफ लेन होती है और जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड PIB से रिलेटेड और जो जेवलिन के वेट से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि कुछ फील्ड इवेंट्स और कुछ थ्रोइंग इवेंट्स और कुछ ट्रैक इवेंट्स, रनिंग इवेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथलेटिक, आप इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि इफ एन इंडिविजुअल एक्वायर्स नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी इट विल इनेबल हिम टू। यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे सक्षम करेगा। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह दुर्घटनाओं की रोकथाम करने में मदद करेगा। सीधी सी बात है कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फर्स्ट एड की जानकारी ले लेता है, तो उसे दुर्घटनाओं की रोकथाम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। टेरेस ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। टेरेस ट्रेनिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो इंटरवल ट्रेनिंग को टेरेस ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है। दिस इज करेक्ट आंसर हियर। और अदर ऑप्शंस भी हम आपको बता देते हैं। सर्किट ट्रेनिंग के बारे में सभी को पता है, मॉर्गन एंड एडम्सन ने इसकी खोज की थी। और जो ये है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को डेवलप करने की एक इंपॉर्टेंट विधि है, और ट्रेनिंग है। बैलिस्टिक मेथड जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करती है। फार्टलेक मेथड एंड्योरेंस को विकसित करती है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको इन ट्रेनिंग का यूज़ किस लिए किया जाता है और इन ट्रेनिंग के बारे में बताने वाले कौन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्यायाम शरीर विज्ञानियों का मानना है कि सभी स्प्रिंटर्स, मध्यम और लंबी दूरी के धावक वास्तव में किसके साथ दौड़ते हैं, कौन से अंग के साथ दौड़ते हैं। और जहाँ कहीं भी बात की जाती है दौड़ने की या लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग की या देर तक चलने की, तो आपको पता है कि बात की जा रही होती है एंड्योरेंस की, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हार्ट, यानी कि दिल की बात की जा रही है कि जो धावक होते हैं वो किस अंग के साथ दौड़ते हैं, तो दिल के साथ दौड़ते हैं, यानी हार्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी वो तय करते हैं या जितना वो दौड़ते हैं तो उतनी ज़्यादा उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और ये सभी जो रेसेस होती हैं ये एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि लगातार जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो ये सभी एरोबिक एक्सरसाइजेज में आते हैं और हार्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस डेवलप करते हैं। ये सभी जो दौड़े होती हैं ये कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं, यानी कि दिल से इनका सीधा सीधा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन वुमेन इज कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है कि महिलाओं में पहले मासिक धर्म के रक्तस्राव को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, इसे मेनार्क के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों देखिए बात की जा रही है यहाँ पे प्यूबर्टी स्टेज की।
प्यूबर्टी का मतलब होता है द स्टेज एट विच इंडिविजुअल आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे जो एडोलसेंस पीरियड की बात की जा रही है कि मेल एंड फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो चुके हैं। ये फिजियोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो फीमेल्स में जो इसकी शुरुआत होती है, जो चेंज होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज एडोलसेंस पीरियड को जो कि बताते हैं, उनमें जो मेन चेंज होता है वो क्या होता है, देखिए हम आपको बता देते हैं। मेन चेंज ये होता है कि उनमें फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत हो जाती है, और जब व्हेनेवर इन विच एज इट हैपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसे मेनार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एमेनोरिया भी हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है। तो जो फर्स्ट टाइम जब ऐसा होता है, जब से शुरुआत होती है, तो इसे मेनार्क कहते हैं फीमेल्स में। एंड एवरी मंथ इट इज़ रिपीटेड आफ्टर 28 डेज। ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये प्रक्रिया जो है महिलाओं में कितने दिनों के बाद रिपीट होती है। तो हर 28 डेज के बाद ये प्रोसेस रिपीट होती है, और हर मंथ ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर एमेनोरिया का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि अगर किसी कमी की वजह से या कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से जब कभी भी ऐसा नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मिसिंग वन और मोर मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो उसे हम एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। यानी कि जो व्हेनेवर इट डजंट हैपन, तो इसे एमेनोरिया बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस तो आपको पता ही है कि बोन्स बिकम वीक और ईजिली ब्रोकन, जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं, तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ईटिंग डिसऑर्डर ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो खाने पीने से संबंधित जो डिसऑर्डर होते हैं, मेनली एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। और ये इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक प्रकार की ये ऐसी कंडीशन होती है, खाने से रिलेटेड विकार या डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें असामान्य रूप से शरीर का वजन कम होने की चिंता या वजन का बढ़ने का डर होता है किसी भी इंडिविजुअल को। तो इस टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो उनके शरीर का वजन बढ़ने ना पाए, या इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी चिंता से जो ग्रस्त लोग रहते हैं, वो खाना खाने के बाद उल्टी करते हैं या एंटी डायूरेटिक का दुरुपयोग करते हैं और अपनी कैलोरीज को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप के मानसिक विकार को जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर हम कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज पे, देखें कि सुश्री मीराबाई चानू जो 2018 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता थी, उनका संबंध किस खेल से है।